जूते पॉलिश करने वाले बच्चे ने कैसे ठीक कर दिया 100 करोड़ का प्रोजेक्ट। जानकर हैरान रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां इंसान की बुद्धिमत्ता और उसकी काबिलियत का अंदाजा उसके कपड़ों, उसकी डिग्रियों और उसके बैंक बैलेंस से लगाया जाता है। हमें लगता है कि जो व्यक्ति वातानुकूलित एसी कमरों में बैठकर कोट पैंट पहनता है, वही दुनिया का सबसे चतुर इंसान है। लेकिन क्या सच में ज्ञान केवल बड़ी बड़ी किताबों और महंगे विश्वविद्यालयों की जागीर है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा और जटिल सबक हमें वो इंसान सिखा जाता है जिसे हम अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझते। आज की हमारी यह कहानी एक ऐसे ही नन्हे और साधारण से लड़के की है जिसके हाथ जूतों की पॉलिश से काले जरूर थे, लेकिन उसके दिमाग की चमक ने बड़े बड़े विदेशी डिग्रियों वाले अभियंताओं, इंजीनियरों का घमंड चूर चूर कर दिया। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा पर मेरे साथ चलिए। विशालपुर नाम का एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ औद्योगिक शहर था। इसी शहर के बीचों बीच स्थित थी सिंघानिया उद्योग नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी। इस कंपनी के मालिक थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध एक बहुत ही सुलझे हुए, मेहनती और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें यह कंपनी अपने पिता से विरासत में मिली थी और उन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत से इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। इन दिनों सिंघानिया उद्योग में एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक परियोजना प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। सरकार ने उन्हें एक ऐसी आधुनिक जल शोधन वाटर प्यूरिफिकेशन मशीन बनाने का ठेका दिया था जो पूरे राज्य के गंदे पानी को साफ करके पीने लायक बना सके। यह पूरी परियोजना 100 करोड़ रुपए की थी। अगर यह मशीन सफल हो जाती तो अनिरुद्ध की कंपनी का नाम पूरी दुनिया में गूंज उठता, लेकिन अगर यह विफल होती तो कंपनी दिवालिया हो जाती और हजारों मजदूरों के घर का चूल्हा बुझ जाता। परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ी और जानलेवा समस्या आ खड़ी हुई थी। मशीन का सबसे मुख्य हिस्सा, जहां से पानी को भारी दबाव के साथ गुजरना था, वहां लगा हुआ एक विशाल लोहे का पहिया गियर बार बार जाम हो रहा था। जैसे ही मशीन चालू की जाती, वह पहिया कुछ मिनट तो घूमता, लेकिन फिर भयंकर आवाज के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर रुक जाता। कंपनी के मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर यशवंत, जो विदेश से पढ़कर आए थे और अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करते थे, पिछले 15 दिनों से इस समस्या को सुलझाने में लगे थे। उन्होंने हर तरह के आधुनिक सूत्र, कंप्यूटर के नक्शे और विदेशी तकनीक लगा ली, लेकिन मशीन का वह पहिया टस से मस नहीं हुआ। कल सुबह सरकार के बड़े मंत्री और विदेशी अधिकारी मशीन का परीक्षण करने आने वाले थे। अगर कल मशीन नहीं चली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बोर्ड रूम का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। अनिरुद्ध के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने मेज पर मुक्का मारते हुए यशवंत से कहा, यशवंत जी, मैंने आपको इस परियोजना के लिए मुहमांगी रकम दी है। पिछले 6 महीने से हम इस पर काम कर रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि आप इस जाम पहिए को ठीक नहीं कर सकते। कल सुबह परीक्षण है। अगर ये मशीन कल नहीं चली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। यशवंत ने अपनी टाई ढीली करते हुए अहंकार भरे स्वर में जवाब दिया, सर, मैंने दुनिया की हर बेहतरीन तकनीक आजमा ली है। मशीन के डिजाइन में कोई खोट नहीं है। मुझे लगता है कि इस लोहे की गुणवत्ता ही खराब है। हमें यह पूरा हिस्सा दोबारा बनवाना पड़ेगा, जिसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। कल का परीक्षण हमें रद्द करना ही होगा। इसके अलावा विज्ञान में कोई और रास्ता नहीं है। यह सुनकर अनिरुद्ध का दिल बैठ गया। वह पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें घुटन महसूस होने लगी। वह बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठे और भारी कदमों से अपने दफ्तर की इमारत से बाहर निकल आए। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप शहर की सड़कों को जला रही थी। अनिरुद्ध अपनी कंपनी के बाहर बने एक छोटे से बगीचे में जाकर एक सीमेंट की बेंच पर बैठ गए। उन्होंने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उनके दिमाग में बस वही मशीन का नक्शा और वह फंसा हुआ पहिया घूम रहा था। तभी उनके कानों में एक बहुत ही मासूम सी आवाज पड़ी, बाबूजी, जूते पॉलिश करवा लीजिए। एकदम शीशे की तरह चमका दूंगा। अनिरुद्ध ने सिर उठाकर देखा। सामने एक 10-12 साल का लड़का खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे,
चेहरे पर पसीने के साथ कालिख लगी हुई थी और उसके गले में एक लकड़ी का बक्सा टंगा हुआ था जिसमें पॉलिश और ब्रश रखे थे। इस लड़के का नाम रोहन था। रोहन के पिता एक गैरेज में मैकेनिक का काम करते थे, लेकिन 1 साल पहले उनका देहांत हो गया था। घर में एक बीमार माँ थी, जिसके इलाज और अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस नन्हे रोहन को स्कूल की किताबें छोड़कर यह पॉलिश का बक्सा उठाना पड़ा था। लेकिन रोहन का दिमाग अपने पिता की ही तरह मशीनों और पुर्जों को बहुत बारीकी से समझता था। अनिरुद्ध बहुत तनाव में थे। उन्होंने झिड़कते हुए कहा, नहीं करवानी पॉलिश। जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा दिमाग पहले ही बहुत सराब है। रोहन वहां से जाने के बजाय वहीं बैठ गया और उसने अनिरुद्ध के जूतों पर ध्यान से देखा। बाबूजी, आपके जूते बहुत महंगे हैं, लेकिन इन पर धूल जम गई है। अगर आप उदास बैठे रहेंगे, तो न आपके दिमाग की उलझन दूर होगी और न ही इन जूतों की धूल। आप मुझे अपना काम करने दीजिए। शायद आपके जूतों की चमक देखकर आपके चेहरे पर भी थोड़ी चमक आ जाए। रोहन की इस भोली लेकिन गहरी बात ने अनिरुद्ध को पल भर के लिए शांत कर दिया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना एक पैर आगे बढ़ा दिया। रोहन ने बहुत ही लगन से पॉलिश निकालना शुरू किया। अनिरुद्ध ने अपनी जेब से मशीन के डिजाइन का एक मुड़ा हुआ नक्शा निकाला और उसे घूरने लगे। वह उंगली से उस पहिए वाले हिस्से को बार बार छू रहे थे और गहरी चिंता में डूबे थे। रोहन पॉलिश करते करते बीच बीच में उस नक्शे को भी देख रहा था। उसके पिता भी रात को ऐसे ही मशीनों के डिजाइन कागज पर बनाते थे। रोहन से रहा नहीं गया। उसने ब्रश रगड़ते हुए पूछा, बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन आप इस कागज पर बने इन गोल पहियों को इतनी चिंता से क्यों देख रहे हैं? क्या ये आपस में फंस गए हैं? अनिरुद्ध को उस बच्चे की बात पर पहले तो गुस्सा आया, फिर उन्होंने सोचा कि एक पॉलिश वाले बच्चे से क्या बहस करना। उन्होंने थके हुए स्वर में कहा, हाँ बेटा, ये बहुत बड़ी मशीन के पहिए हैं। जब ये घूमते हैं, तो आपस में रगड़ खाकर इतनी गर्मी पैदा करते हैं कि पूरी मशीन जाम हो जाती है। शहर के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी इसे नहीं सुलझा पा रहे। रोहन ने अपना ब्रश रोका। उसने उस नक्शे को बहुत ध्यान से देखा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, मेरे पिताजी कहते थे कि जब दो बड़े और ताकतवर लोग आपस में टकराते हैं, तो हमेशा चिंगारी निकलती है और दोनों का नुकसान होता है। उन दोनों के बीच शांति तभी आ सकती है, जब कोई छोटा और समझदार इंसान उनके बीच में खड़ा हो जाए। अनिरुद्ध ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब? तुम्हारी इस कहानी का मेरी मशीन से क्या लेना देना? तभी पीछे से यशवंत अपने कुछ सहायकों के साथ अनिरुद्ध को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। उसने अनिरुद्ध को एक पॉलिश वाले बच्चे से बात करते देखा तो उसका अहंकार जाग उठा। यशवंत ने हंसते हुए तंज कसा, अरे सर, आप यहां इस सड़क छाप बच्चे से हमारी 100 करोड़ की मशीन का डिजाइन साझा कर रहे हैं? क्या अब यह अनपढ़ लड़का हमें विज्ञान सिखाएगा? चलिए अंदर, हमें मंत्री जी को मेल लिखना है कि कल का परीक्षण रद्द हो गया है। रोहन ने यशवंत की बात का बुरा नहीं माना। उसने बहुत ही शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, साहब जी, मैं अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन मशीनों को थोड़ा बहुत समझता हूं। मेरी साइकिल की चेन में भी बिल्कुल यही समस्या आती थी। जब पैडल का बड़ा पहिया और पीछे का बड़ा पहिया एक साथ घूमते थे, तो चेन बार बार उतर जाती थी और पहिया जाम हो जाता था। अनिरुद्ध की आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने यशवंत को चुप रहने का इशारा किया और रोहन से पूछा, फिर तुमने अपनी साइकिल कैसे ठीक की बेटा? रोहन ने अपनी पॉलिश की डिब्बी उठाई और अनिरुद्ध को दिखाते हुए कहा, बाबूजी, मैंने उन दोनों बड़े पहियों के बीच में एक छोटा सा पीतल का छल्ला, वॉशर और एक नन्हा सा स्वतंत्र पहिया, आइडलर गियर, लगा दिया था। जब दो बड़े लोहे के पहिए बिना किसी खाली जगह के आपस में जुड़कर घूमते हैं, तो उनका दबाव सारी ताकत को रोक देता है। अगर आप इस नक्शे में इन दोनों बड़े पहियों के बीच में एक छोटा सा पीतल या तांबे का छल्ला लगा दें, तो वह घर्षण को अपने ऊपर ले लेगा। बड़े पहियों को घूमने के लिए थोड़ी आजादी मिल जाएगी और मशीन कभी जाम नहीं होगी। यह सुनते ही अनिरुद्ध अपनी जगह से उछल पड़े। उनके दिमाग में जैसे बिजली सी दौड़ गई। रोहन की वह छोटी सी, साधारण सी बात किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक सूत्र से कम नहीं थी। घर्षण को कम करने के लिए दो भारी धातुओं के बीच एक नरम धातु का छल्ला, बुश या वॉशर, लगाना, यह बहुत ही बुनियादी यांत्रिकी, मैकेनिक्स थी, जिसे यशवंत और उनकी विदेशी डिग्रियों वाली टीम ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था।
वे सब कंप्यूटर के जटिल डिजाइन में उलझे रहे, जबकि समाधान जमीन पर पड़ा था। अनिरुद्ध ने रोहन के दोनों काले और पॉलिश से सने हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तुम तुम कोई आम बच्चे नहीं हो। तुमने अभी अभी मुझे वो रास्ता दिखाया है जिसके लिए मैं करोड़ों रुपए लुटा चुका था, अनिरुद्ध ने खुशी से कांपती हुई आवाज में कहा। यशवंत अभी भी अड़ियल रवैया अपनाए हुए था। सर, आप इस जाहिल बच्चे की बकवास पर यकीन कर रहे हैं? एक छोटा सा छल्ला इतनी बड़ी मशीन का दबाव कैसे झेलेगा? यह असंभव है। अनिरुद्ध ने यशवंत की तरफ एक कड़कदार नजर से देखा और गरजते हुए बोले, यशवंत जी, आपकी विदेशी डिग्रियों ने आपको सिर्फ घमंड दिया है, ज्ञान नहीं। ज्ञान हमेशा अपनी आंखों को खुला रखने से आता है। जाइए और अभी इसी वक्त कार्यशाला वर्कशॉप में उन दो बड़े गियर के बीच में एक उच्च गुणवत्ता वाले पीतल का वॉशर फिट करवाइए। मुझे 1 घंटे के भीतर मशीन चालू चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आप अभी इस्तीफा देकर जा सकते हैं। यशवंत का चेहरा उतर गया। वह बिना कुछ कहे अपने सहायकों के साथ कार्यशाला की ओर दौड़ पड़ा। अनिरुद्ध ने रोहन को वहीं अपने पास बैठाया और उसके लिए अंदर से ठंडा पानी और मिठाई मंगवाई। ठीक 1 घंटे बाद पूरी कंपनी में सायरन बजा। वह पल आ गया था। अनिरुद्ध रोहन का हाथ पकड़कर मशीन के पास पहुंचे। यशवंत ने कांपते हाथों से मशीन का हरा बटन दबाया। मशीन ने एक भारी गर्जना की। वह विशाल लोहे का पहिया घूमना शुरू हुआ। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते, 5 मिनट, फिर 10 मिनट। मशीन की गति बढ़ती गई, लेकिन कोई खड़खड़ाहट नहीं हुई, कोई जाम नहीं लगा। वह छोटा सा पीतल का छल्ला दोनों बड़े पहियों के बीच के सारे घर्षण को सोख रहा था और मशीन एकदम मक्खन की तरह काम कर रही थी। जल शोधन की वह 100 करोड़ की मशीन पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। पूरी कार्यशाला में मजदूरों और कर्मचारियों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यशवंत शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा था। उसकी नजरों में अब उस फटे कपड़े वाले बच्चे के लिए एक खौफ और सम्मान दोनों था। वह चुपचाप अनिरुद्ध के पास आया और अपना सिर झुका लिया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए रोहन को गले लगा लिया, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके महीने सूट पर पॉलिश और कालिख लग रही है। अनिरुद्ध की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोहन से कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ एक मशीन को नहीं सुधारा है, बल्कि तुमने मेरे इस पूरे साम्राज्य, मेरी इज्जत और इन हजारों मजदूरों के परिवार को बचा लिया है। तुम्हारे इन नन्हे हाथों में जो जादू है, वह सड़कों पर जूते पॉलिश करने के लिए नहीं बना है। रोहन ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, बाबूजी, मेरे जूते की पॉलिश के पैसे तो दे दीजिए। माँ घर पर इंतजार कर रही होगी, उसे दवा दिलवानी है। अनिरुद्ध फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने उसी वक्त अपने प्रबंधक, मैनेजर को बुलाया और कहा, आज से इस बच्चे की बीमार माँ का सारा इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में होगा, जिसका पूरा खर्च हमारी कंपनी उठाएगी। और रोहन बेटा, आज से तुम जूते पॉलिश नहीं करोगे। आज से तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी उच्च शिक्षा और तुम्हारे इंजीनियर बनने तक का सारा खर्च यह अनिरुद्ध उठाएगा। और जिस दिन तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे, इस कंपनी में मुख्य अभियंता की कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। जिस समाज ने उसे हमेशा ठोकरें मारी थीं, आज उसी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसे अपने गले से लगा लिया था। अगले दिन जब सरकारी मंत्रियों ने उस मशीन का परीक्षण किया और उसे मंजूरी दी, तो अनिरुद्ध ने उस सफलता का सारा श्रेय मंच से उस नन्हे रोहन को दिया। दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसके पेशे या उसकी थरीबी से मत आंकिए। ज्ञान और प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। एक अनपढ़ इंसान का व्यावहारिक ज्ञान कई बार बड़े पढ़े लिखे लोगों के सैद्धांतिक ज्ञान पर भारी पड़ जाता है। जब अहंकार हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, तो हम अपनी समस्याओं के आसान समाधान देखना बंद कर देते हैं। रोहन ने हमें सिखाया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या का हल अक्सर बहुत ही सरल और हमारे आसपास ही मौजूद होता है। बस उसे देखने के लिए एक शांत और खुले दिमाग की आवश्यकता होती है। अगर इस नन्हे से रोहन की सूझबूझ और अनिरुद्ध के इस बड़प्पन ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपकी यह एक छोटी सी कोशिश किसी और रोहन को समाज में इज्जत और उसका हक दिला दे।
वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा आपसे फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए लोगों का सम्मान करें, अपने आसपास की दुनिया से सीखते रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार।